उस लड़के को सब फिल्थ कहकर बुलाते थे। भले ही वो इस साम्राज्य के सबसे ऊंचे घराने में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी सबकी नजरों में वो बस एक नाजायज औलाद था, जिसके पास लोगों की नफरत और दुत्कार के अलावा अपना कहने को कुछ नहीं था। अगर उसके पास कोई काबिलियत थी, तो वो थी हीलिंग की। ऊपर वाले ने उसे इस जादुई ताकत से नवाजा था, और इस दुनिया में हीलिंग की कला सीखने वालों को हीलर्स कहा जाता था। वो चाहे कहीं से भी आए हों, समाज में उन्हें बहुत इज्जत मिलती थी, और वो एक ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। इसलिए उस जैसे एक नाजायज बच्चे के लिए समाज में अपनी जगह बनाने का हीलर बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन रातों की नींद उड़ाकर पढ़ाई करने और जी तोड़ मेहनत के बाद भी हीलिंग के मामले में उसका हाथ काफी तंग था। आखिर बिना टैलेंट के सिर्फ मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। 5 साल बीत चुके थे, पर वो अब भी एक मामूली चेला ही बना हुआ था। ज्यादातर हीलर्स के लिए ये सिर्फ एक नौकरी थी, लेकिन उसके लिए ये हर दिन की एक ऐसी जंग थी जहां उसे निकम्मा और बेवकूफ समझकर हर पल दूसरों के ताने और बेइज्जती सहनी पड़ती थी। सब इस सुनहरे बालों वाले लड़के को अव्वल दर्जे का कचरा समझते थे, खासकर इसलिए क्योंकि वो इतने बड़े रसूखदार इंसान का बेटा था। फिर एक दिन कुछ बहुत ही अजीब लाइब्रेरी में होता है, जो उसकी हालत खराब कर देता है। अचानक उसके सामने एक नीली स्क्रीन चमकती है, जिस पर लिखा था कि प्लेयर एक डॉक्टर के रूप में अवेकन हो चुका है। उस लड़के के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी कभी बदल सकती है। पहले तो उसे लगा कि शायद थकान की वजह से उसे कोई वहम हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा शब्द कभी सुना ही नहीं था। और अगर उसे कुछ सोचना ही होता, तो वो इस अजीब चीज के बजाय किसी अच्छे सपने के बारे में सोचता। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, चारों तरफ उजाला छा जाता है, और उसके कपड़े बदलकर ऐसे हो जाते हैं जैसे वो किसी ऑपरेशन थिएटर का इंचार्ज हो। पलक झपकते ही उसे अपने सामने एक मरीज दिखता है, जिसका खून बह रहा था और धड़कनें गिर रही थीं। कोई चिल्लाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कहता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां क्लैंप्स, फॉरसेप्स और लेवोफेट जैसे अजीब शब्द गूंज रहे थे। हालांकि उसे इन सब का मतलब नहीं पता था, फिर भी न जाने कैसे उसे अच्छे से मालूम था कि अब क्या करना है। उन सारे शब्दों के मतलब खुद ब खुद उसके दिमाग में आ रहे थे, जैसे वो पहले से ही सब जानता हो। यही नहीं, बिना सोचे समझे उसके हाथ खुद ही कमर से ऊपर उठ जाते हैं, मानो वो उन्हें स्टेराइल रख रहा हो। और उसे अचानक एहसास होता है कि वो एक डॉक्टर है जो फटे हुए स्प्लीन का ऑपरेशन यानी स्प्लीनेक्टमी करने जा रहा है। वो दिल से जानता था कि कोई भी हीलिंग मैजिक इस मरीज को नहीं बचा सकता, लेकिन मेडिकल साइंस शायद इसे जिंदा रख सकती है। जिंदा। फिर अचानक वो झटके से हकीकत में वापस आ जाता है, और उसे ऐसा लगता है जैसे अभी सिर्फ एक ही सेकंड बीता हो। किसी को ठीक करने के लिए उसका पेट चीरने का ख्याल उसे हीलिंग का कोई अजीब और वहशी तरीका लगता है, जैसे कोई झूठा जादू हो। वो घबराकर हंसता है और खुद को समझाता है कि ये बस ज्यादा काम करने की वजह से आया कोई अजीब सपना था। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये कोई सपना नहीं था। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि इलाज का ये तरीका आम हीलिंग से कहीं ज्यादा बेहतर और भरोसेमंद है। लिपेंटीना के इस साम्राज्य में हीलिंग मैजिक से बीमार लोगों को ज्यादा मदद नहीं मिलती थी, पर मेडिकल साइंस सच में कमाल कर सकती थी। उसका सिर चकरा ही रहा था कि तभी एक स्क्रीन सामने आती है, जो उसे एक नए पेशे में अवेकन होने की बधाई देती है, जो कि था एक एसएसएस ग्रेड डॉक्टर का पेशा। वो स्क्रीन उसे अपना स्टेटस विंडो चेक करने के लिए कहती है, जहां उसका नाम डॉक्टर रेमंड लिखा आता है, जिन्हें हम आगे चलकर कभी कभी डॉक्टर रे भी कहेंगे। उसका ऑक्यूपेशन लेवल नोविस रेजिडेंट, और उसका टाइटल डर्टी बास्टर्ड लिखा था। इसके अलावा लेवल 1 पर उसके पास कोई एक्सपीरियंस या स्किल पॉइंट्स नहीं थे। उनकी एकेडमिक स्किल्स में सर्जरी डी पर, जनरल मेडिसिन सी पर, बिगिनर मेडिसिन सी पर, हर्बोलॉजी एस पर और पैथोलॉजी ए पर थी। उसके पास हार्ट ऑफ स्टील नाम की एक क्लास स्किल भी थी, जो डी लेवल पर थी, पर कोई बोनस स्किल नहीं थी। वो नीली स्क्रीन उसे लेवल अप करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने की सलाह देती है, ताकि वो अपनी डॉक्टर की काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर सके। भले ही इस बात का कोई सिर पैर नहीं था, पर उसे यकीन था कि ये कोई चमत्कार ही है। तभी अचानक कोई दरवाजा खोलकर अंदर घुस आता है, और उसका मजाक उड़ाने लगता कि वो दिन भर बस यहाँ वहाँ आवारागर्दी करता रहता है। घबराकर रेमंड वहां से जाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो गंजा बदमाश उस पर गंदे पानी से भरी बाल्टी उड़ेल देता है, और कहता है कि जब वो ग्रेड एफ तक नहीं पहुंच पाया, तो उसकी जगह इसी कूड़े कचरे के ढेर में है। वो बेलेंड इन्फर्मरी के किसी काम नहीं आ सकता। देखते ही देखते दरवाजे पर पूरी भीड़ जमा हो जाती है, जो फुसफुसाते हुए हंस रही थी कि इस लूजर ने अब तक हार क्यों नहीं मानी। वो कह रहे थे कि उसे इस जगह का नाम बदनाम करना बंद कर देना चाहिए।
तभी उसका दोस्त बीच में आकर चेतावनी देता है कि अगर किसी खास शख्स ने ये बातें सुन ली तो उस गंजे की शामत आ जाएगी। पर बाकी सब बड़े आराम से खड़े थे, क्योंकि उनके लिए वो लूजर आखिर एक बैस्टर्ड ही तो था। दरअसल उसी खास शख्स ने उसे इस नामी इन्फर्मरी में दाखिला दिलाया था, लेकिन सबको पूरा यकीन था कि वो उसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था ताकि वो किसी खाई में गिरकर मर जाए और उसका बोझ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसकी आंखों के सामने से गंदा पानी टपक रहा था और वो उनकी एक एक बात सुन रहा था। तभी अचानक कोई रेमंड को आवाज लगाता है और कहता है कि मास्टर लैंस ने उसे बुलाया है। ये सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत वहां के लिए दौड़ पड़ता है। मास्टर हीलर के कमरे में पहुंचकर वो उस घमंडी बड़े अफसर के सामने झुककर प्रणाम करता है, जो ताना मारते हुए कहता है कि ये शैडो प्रिंस पिछले 5 सालों से एक मामूली अप्रेंटिस बनकर अटका हुआ है, जबकि बाकी लोग तो 2 साल में ही ग्रेजुएट हो जाते हैं। लैंस उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने रे से सिर्फ 1 साल पहले शुरुआत की थी और आज वो एक सीनियर ग्रेड बी हीलर और मास्टर हीलर बन चुका है। हीलर रे घबराहट में पसीना पसीना होते हुए उसे मक्खन लगाने की कोशिश करता है कि ये सब तो मास्टर लैंस की बेमिसाल काबिलियत का नतीजा है। तभी लैंस कहता है कि बाकी सभी सर्टिफाइड हीलर्स भी इस बात पर सहमत हैं कि डॉक्टर रे कभी एक असली हीलर नहीं बन सकता। और ठीक उसी पल वो घमंडी बदतमीज उसे निकाल देता है उसकी अप्रेंटिसशिप से। ये सुनकर हमारा हीरो पूरी तरह टूट जाता है और घुटनों के बल बैठकर जमीन पर सिर रगड़ते हुए बस एक और मौके की भीख मांगने लगता है। लैंस उसे साफ कह देता है कि उसे यहाँ इतने समय तक सिर्फ उसके सगे बाप की वजह से टिकने दिया गया, वरना उसके जैसे निकम्मे को तो 1 साल के अंदर ही लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता। रेमंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हीलर बनना ही एकमात्र रास्ता था जिससे समाज उसे पूरी तरह बेकार समझकर खारिज न करे। अगर वो अब यहाँ से निकाला गया तो वो कभी असली हीलर नहीं बन पाएगा। तभी अचानक एक नीली स्क्रीन सामने आती है, जिसमें लिखा था कि हीलर रे मरीजों की सर्जरी कर सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो सच में इस काबिलियत का इस्तेमाल करके लोगों का इलाज कर सकता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो एक मरीज का इलाज करके खुद को साबित करने का आखिरी मौका मांगता है। उसे पूरा भरोसा था कि भले ही वो ग्रेड एफ पर अटका हो, पर अपने मेडिकल साइंस के ज्ञान से वो एक बेहतरीन हीलर बन सकता है। अब डॉक रे सचमुच गिड़गिड़ाते हुए मास्टर लैंस से बस एक मरीज देने की भीख मांग रहा था। वो कसम खाता है कि वो उसे ठीक कर देगा और इस एक मौके के दम पर बिलिंड इन्फर्मरी में अपनी जगह वापस पाकर रहेगा। मास्टर लैंस एक कमीनी मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या रेमंड को ये सब कोई मजाक लगता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो तय करता है कि उसे क्या करना है। वो रे के हाथ में एक मरीज की फाइल थमाता है और उसे ठीक करने के लिए कहता है। अगर वो इसे अंजाम दे पाया तो उसे निकाला नहीं जाएगा। इसके बाद लिंकन स्ट्रीट पर यह नोविस रेजिडेंट चल रहा था, उसके दिमाग में खुद को लेकर शक का एक तूफान चल रहा था और उसने उन कागजात को कसकर पकड़ रखा था। वो सोच रहा था कि क्या वो वाकई ये कर पाएगा, खासकर तब जब उसने पहले कभी किसी मरीज का इलाज तक नहीं किया था। तभी वो उस जगह पहुंचता है, एक गहरी सांस लेता है, दरवाजा खटखटाता है और खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। उसे यकीन था कि अगर वो नाकाम रहा तो उसका खेल खत्म, उसे अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी किए बिना ही निकाल दिया जाएगा और ये शायद उसका आखिरी मौका था। अगर उसने इसे बिगाड़ दिया तो वो क्वालिफिकेशन एग्जाम देने का मौका भी खो देगा और उसे हमेशा के लिए एक गैर सर्टिफाइड और गैर कानूनी हीलर मान लिया जाएगा। यही नहीं, बल्कि उसे गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जा सकता है, जिससे हर तरफ अफवाहें फैल जाएंगी कि वो बास्टर्ड अब एक अपराधी बन चुका है। पहले एक बास्टर्ड और अब एक मुजरिम। लोग कहेंगे कि वो खास शख्स कभी इस दाग को धो नहीं पाएगा और सब यही सोचेंगे कि रेमंड के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर लेना ही बेहतर होगा। वो थूक निकलता है और अंदर जाने के लिए खुद को तैयार करता है, लेकिन तभी अचानक कहीं से दरवाजा तेजी से खुलता है और सीधे उसके सिर पर आकर लगता है, जिससे वो पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ता है। तभी दूसरी तरफ खड़ी लड़की घबरा जाती है जब वो देखती है कि उसने उसे टक्कर मार दी है और उसके सारे कागजात जमीन पर बिखेर दिए हैं। तभी उसकी नजर बेलैंड इन्फर्मरी के सिंबल पर पड़ती है और वो पूछती है कि क्या वो सच में वहीं से आया है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो मदद की उम्मीद में उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपनी माँ को आवाज देती है और चिल्लाकर कहती है कि आखिरकार उनके भेजे हुए हीलर आ गए हैं। उसकी माँ बाहर आती है और दरवाजे पर उसे देखकर दंग रह जाती है। रे अपने पैरों पर खड़ा होता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका अभिवादन करता है। लड़की की माँ आदर के साथ उसे अंदर बुलाती है। जब हमारा हीरो ये समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक अप्रेंटिस है, तो वो उसकी बात को अनसुना कर देती है और उससे भीख मांगती है कि वो किसी भी तरह उसके पति को बचा ले।
वो मानती है कि उन्हें किसी के आने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे और वो बस अपनी आंखों के सामने अपने पति को दम तोड़ते हुए देखने की तैयारी कर रहे थे। मरीज की हिस्ट्री पढ़ने के बाद इस नए नवेले रेजिडेंट को पता चलता है कि उस आदमी के कूल्हे के पास एक गंभीर इन्फेक्शन है जिसे ठीक करने के लिए आमतौर पर एक ग्रेड बी हीलर की जरूरत होती है। लेकिन जाहिर है, गरीब मरीजों को इतने महंगे इलाज की सहूलियत नहीं मिलती। इसके बजाय वो अपनी आंखों के सामने अपने अपनों को तड़प तड़प कर मरते हुए देखने के लिए मजबूर होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही दिल दहला देने वाला नजारा था जिससे वो बचपन में गुजरा था, जब वो अपनी माँ को बचाने के लिए इन्फर्मरी के स्टाफ के आगे गिड़गिड़ा रहा था। वो फूट फूट कर रोया था और उसने वादा किया था कि वो उनके पैसे चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, और उसने अपना इकलौता सिक्का भी उन्हें दे दिया था। और आज ये माँ अपने पति की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही है और रोती हुई बेटी अपने पिता की जिंदगी की भीख मांग रही है। इसके बाद रेमंड मरीज को देखने के लिए कहता है और वो परिवार खुशी खुशी उसे अंदर ले जाता है। तभी अचानक एक नीली विंडो सामने आती है जो उसकी सेवा भावना की तारीफ करती है और उसे 5 स्किल पॉइंट्स के साथ एक खास बोनस देती है। उसे ठीक से समझ नहीं आता कि ये स्किल पॉइंट्स क्या हैं, इसलिए वो चेक करता है। पता चलता है कि इन्हें खास टास्क या क्वेस्ट्स पूरे करके कमाया जा सकता है और बाद में मरीजों के इलाज में काम आने वाली स्किल्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और किस्मत से रेमंड को अपने पहले मरीज का इलाज करने के लिए एक स्कैल्पल लेवल मेडिकल साइंस क्वेस्ट मिला है, जिससे उसे 10 स्किल पॉइंट्स और एक बोनस लेवल अप मिल सकता है। अपने पहले मरीज के इलाज के बारे में सिर्फ सोचने से ही उसे ये सब बहुत बड़ा लगने लगता है। और हालांकि वो जानता है कि वो यहाँ अपने निजी कारणों से आया है, फिर भी उसके अंदर की आग बहुत तेज सुलग रही है। वो किसी भी कीमत पर इस मरीज को बचाना चाहता है। शायद वो खुद ये न कर पाए, लेकिन अपने मेडिकल ज्ञान के दम पर अब भी एक मौका है। बिना किसी देरी के वो सर्जरी डी स्किल चुनता है, जो पूरी तरह से ऑपरेशन वाले इलाज पर केंद्रित है, लेकिन इससे एडवांस प्रोसीजर नहीं किए जा सकते। उसे लेवल अप करने के लिए 50 पॉइंट्स की भी जरूरत है। इससे उसका हौसला कम नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि लेवल अप होने से चीजें आसान हो जाएंगी। देर सवेर वो एक बेहतरीन हीलर बनेगा और सबकी नजरों में एक सम्मानित इंसान बनेगा। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, मरीज के शरीर से आ रही भयानक बदबू पर उसका ध्यान जाता है। वहां सांस लेना भी मुश्किल है, जिससे वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसे करना क्या है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और अपनी क्लास स्किल हार्ट ऑफ स्टील को एक्टिवेट करता है। हालांकि ये स्किल अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन लेवल अप होने के साथ ये बेहतर होती जाती है और डॉक्टर को एक अटूट फौलादी इरादा देती है। इससे उसकी धड़कनें शांत हो जाती हैं और अब वो प्रभावित हिस्से के बारे में साफ साफ सोच पा रहा है। माँ उसका ध्यान अपने पति के कूल्हे पर बन रहे फोड़े की तरफ खींचती है, जो लगातार सूज रहा है। मरीज का बुखार हर बीतते मिनट के साथ बढ़ता जा रहा है और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा है। शुरुआत के लिए रेमंड सबसे पहले उसके वाइटल्स चेक करने का फैसला करता है। वो पक्का करता है कि मरीज अभी सेप्टिक शॉक में नहीं गया है और वो यहाँ उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद वो प्रभावित हिस्से की जांच करता है और पाता है कि वहाँ एक हिप एब्सेस है, जिसे ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन ये एक बुनियादी बीमारी है जिसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। माँ पूछती है कि क्या वो ठीक हो जाएंगे। हालांकि किसी बड़े हीलर का हाई लेवल इलाज इसे तुरंत ठीक कर सकता था, फिर भी वो उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद रेमंड साफ उबला हुआ पानी ठंडा करने के लिए मांगता है और आग में गर्म की हुई एक साफ तेज धार वाली छुरी लाने को कहता है। इससे माँ उलझन में पड़ जाती है और वो सवाल करने लगती है कि ये किस तरह का इलाज है। वो लड़का सीधे शब्दों में कहता है कि ये एक सर्जरी है। जब डॉक्टर रे मरीज की देखभाल कर रहा होता है, तो माँ बेटी आपस में फुसफुसाने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर ये सर्जरी होती क्या है। कुछ ही पलों बाद वो नौसिखिया हीलर चेहरे पर मास्क लगाए तैयार हो जाता है और उस हिस्से पर चीरा लगाने ही वाला होता है, लेकिन वो माँ घबराकर बीच में ही उसका हाथ रोक देती है। वो साफ साफ जानना चाहती है कि वो उसके पति के साथ क्या करने जा रहा है। वो माँ उस तेज चाकू को देखकर वो डर जाती है और जिद करने लगती है कि वो इसकी जगह हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करे। रे उसे शांत करता है और कहता है कि वो बस इस एक बार उस पर भरोसा रखे, ताकि वो उसके परिवार को फिर से खुशहाल बना सके। वो माँ, जिसने अब भी चाकू पकड़े हुए उसके हाथ को थाम रखा था, आखिरकार उसे छोड़ देती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके पास उसे ये करने देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस बीच रेमंड का दिमाग पूरी तरह से शांत और फोकस्ड है। वो जानता है कि वो एक भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे हर हाल में इस आदमी की जान बचानी ही होगी। तभी अचानक उसे एक ऑपरेटिंग थिएटर का फ्लैशबैक आता है,
जहां उसने अपनी टीम को कार्डियक अरेस्ट से बचाने के लिए बहते खून को रोकने का हुक्म दिया था। ठंडा दिमाग और धड़कता दिल, जैसा कि जनरल मेडिसिन में बताया गया है, इस वक्त उसे ठीक उसी मानसिक स्थिति की जरूरत थी। उस ज्ञान की बदौलत इस साइज के फोड़े को साफ करना उसके लिए काफी आसान लग रहा था। सच कहें तो इसे सर्जरी कहना भी सर्जरी का मजाक उड़ाना होगा। शैडो प्रिंस उस सूजे हुए हिस्से पर सावधानी से एक चीरा लगाता है और उसमें से बदबूदार मवाद बाहर बहने देता है। वो एक पल के लिए कांपता है, लेकिन तुरंत ही खुद को संभाल लेता है और एक असली डॉक्टर की तरह बर्ताव करने की पूरी कोशिश करता है। अगले कदम के लिए वो एक साफ कपड़े से उस जगह को तब तक अच्छी तरह साफ करता है जब तक कि स्किन के नीचे जरा सा भी मवाद न बचे। फिर वो अपने स्कैल्पल से एक एक करके सारे सड़े हुए टिश्यू को बेहद सलीके से काट कर अलग करने लगता है। पूरे फोकस के साथ रेमंड इस प्रोसीजर को पूरा करता है और आखिरकार उस इन्फेक्टेड स्किन को राहत मिलती है। इसे खत्म करने के लिए वो आसपास के हिस्से पर एक नेचुरल एंटीबायोटिक जड़ी बूटी का लेप लगाता है। काम पूरा होने के बाद रे खड़ा होता है और गर्व से ऐलान करता है कि सब ठीक हो गया है। वो माँ और बेटी के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो भागकर अपने पति के पास जाती है। वो नया नया रेजिडेंट चेक करता है तो बुखार का नामो निशान नहीं मिलता। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि पूरी तरह ठीक होने में बस कुछ ही दिन लगेंगे। वो माँ झुककर प्रणाम करती है और शैडो प्रिंस का शुक्रिया अदा करती है कि उसने वो काम किया जिसे करने के लिए कोई और तैयार नहीं था। वो उसे बताती है कि वे कितने सारे अस्पतालों के चक्कर काट चुके थे और कैसे हर जगह उनसे सिर्फ ज्यादा पैसों की मांग की जा रही थी और किसी एक ने भी उसके पति को ठीक से देखने तक की जहमत नहीं उठाई थी। वो एहसान के बोझ तले दबी हुई इस डर्टी बैस्टर्ड को अपने परिवार के लिए एक मसीहा बताती है। ये बात उसके दिल पर उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी चोट करती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो छोटी बच्ची अचानक दौड़कर उसे गले लगा लेती है। ये पहली बार था जब रेमंड ने किसी के मुंह से सच्चे दिल से निकले शुक्रिया के शब्द सुने थे और उस पल में आखिरकार उसे किसी की जान बचाने की असली खुशी का एहसास होता है। बाद में हमारा हीरो वापस जाकर मास्टर लैंसर को बताता है कि उसने उस आदमी की जान बचा ली है, लेकिन लैंसर उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसकी नजर में वो सफेद झूठ बोल रहा था। वैसे रेमंड भी समझता है कि एक ग्रेड एफ माइनस हीलर की तरफ से ऐसी बात सुनना वाकई अविश्वसनीय लगता है, जिसने पहले कभी किसी की जान तक न बचाई हो। लेकिन हीलिंग कोई ऐसी जादुई ताकत नहीं है कि बस हाथ रखा और हर बीमारी छू मंतर हो गई। लेपेंटिना में हीलिंग एबिलिटी किसी इंसान की जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी को बढ़ाकर काम करती है। देखा जाए तो इस तरह शरीर की वाइटैलिटी को जगाने से कई बीमारियों में जबरदस्त सुधार होता है, लेकिन कुछ मामलों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेमंड के पहले मरीज की बात करें तो उसने कूल्हे के फोड़े का इलाज किया था। जब तक शरीर के अंदर इन्फेक्शन मौजूद रहता, तब तक हीलिंग से वाइटैलिटी बढ़ाना पूरी तरह से बेअसर साबित होता। ऐसा लगता है कि लेपेंटिना के इलाज के तरीकों में बहुत बड़ी कमियां हैं। उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ हीलिंग पर लगा रखा है और कभी दूसरे तरीकों को आजमाने की कोशिश ही नहीं की। लैंसर, जो इस बात से साफ तौर पर चिढ़ चुका था, खुद अपनी आंख से सब देखने का फैसला करता है और अगर ये कमीना झूठ बोल रहा होगा तो वो उसे मजा चखाकर रहेगा। वो रेमंड के मुंह पर दरवाजा दे मारता है। रेमंड खुद को शांत करता है क्योंकि वो जानता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी अचानक उसके सामने एक स्क्रीन चमकती है और उसे 10 स्किल पॉइंट्स मिलते हैं। उसका लेवल बढ़ चुका था और उसका ऑक्यूपेशन लेवल 40 पर पहुंचने के बाद ही एक नौसिखिया रेजिडेंट से बदलकर एक स्किल्ड रेजिडेंट होने वाला था। धीरे धीरे रेमंड को एहसास होता है कि इस प्रोग्रेस के साथ वो आगे चलकर एक स्पेशलिस्ट और फिर एक प्रोफेसर भी बन सकता है। इसके अलावा उसे एक स्पेशल बोनस भी मिला था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स किस काम के हैं। हालांकि लेवल बढ़ने पर उसे हर बार एक पॉइंट मिलता है और वो ये भी जानता है कि अट्यूनमेंट से सर्जरी करने में मदद मिलती है, पर उसे बाकी स्टैट्स का कोई अंदाजा नहीं था। एक बार ध्यान से देखने के बाद वो समझ जाता है कि स्ट्रेंथ का ताल्लुक स्टैमिना से है और अट्यूनमेंट का काम बारीक और नाजुक हरकतों को कंट्रोल करना है। इंटेलिजेंस से अकादमिक ज्ञान का सही इस्तेमाल होता है और एक आखिरी फीचर ऐसा था जो अनलॉक होने की शर्तें पूरी होने तक छिपा हुआ था। वो अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अट्यूनमेंट पर लगाने के बारे में सोचता है क्योंकि उसे याद आता है कि उस फोड़े को साफ करते वक्त उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उम्मीदों से भरा हुआ रे बेहद रोमांचित था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच एक दिन एक बेहतरीन हीलर बन सकता है। यहाँ तक कि ग्रेड एफ जैसा मामूली रैंक वाला इंसान भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़कर शायद लेपेंटिना का अब तक का सबसे महान हीलर बन सकता है। तभी अचानक लैंसर अंदर घुस आता है
और ताना मारते हुए कहता है कि वो मरीज जरूर अपने आप ही ठीक हुआ होगा और रेमंड को खुद को साबित करने के लिए एम्स हाउस में एक नया चैलेंज दे देता है। इस बार किस्मत भी उसे नहीं बचा पाएगी, लेकिन इससे रेमंड का हौसला बिल्कुल नहीं डगमगाता, बल्कि वो तो एम्स हाउस को लेवल अप करने के लिए सबसे सही जगह मानता है। वो जगह लगभग एक इमरजेंसी रूम जैसी ही है, बस वहाँ एक ही दिक्कत है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बाकी लोग तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जैसे वो कोई ऊंचे खानदान का कचरा हो। रेमंड को एहसास होता है कि उसे शायद एक भी मरीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर उसने अगले 2 हफ्तों के अंदर किसी का इलाज नहीं किया तो वो पक्का अपनी अप्रेंटिसशिप खो देगा। तो अब उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, और वो भी जल्दी। उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं खुद को इस एम्स हाउस के लायक साबित करने के लिए, और रेमंड जानता है कि लैंस बस उसके फेल होने का इंतजार कर रहा है। इस बार उसका साथ देने के लिए कोई किस्मत भी नहीं है। इसी बीच वो जगह पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, जहां हर हीलर किसी कॉर्पोरेट जॉब की तरह इधर उधर भाग रहा है और मशीनों की तरह मरीजों को निपटा रहा है। इस रफ्तार से तो 2 हफ्ते तो दूर की बात है, रेमंड को साल में एक बार भी कोई मरीज नसीब नहीं होगा। वक्त उसके पास बहुत कम है, इसलिए उसे खुद ही कोई मौका ढूंढना होगा। तभी आसपास देखते हुए उसकी नजर हैंसन पर पड़ती है, जो ग्रेड सी का एक साधारण अप्रेंटिस है और फर्श पर झाड़ू लगाने में व्यस्त है। बिना एक भी पल गंवाए डॉक्टर रे उसके हाथ से झाड़ू छीन लेता है और अपना अच्छा इंसान वाला मोड ऑन कर लेता है, और मुस्कुराते हुए हैंसन से कहता है कि वो थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। वैसे तो अप्रेंटिसेस के बर्ताव को लेकर उसके दोस्ताना स्वभाव की भी एक सीमा है, लेकिन रेमंड सिर्फ हैंसन की नज़रों में अच्छे नंबर बनाने के लिए सफाई का काम अपने हाथ में ले लेता है। हैंसन को सचमुच उसका ये तरीका काफी पसंद आता है। इसके अलावा हीलर रे उससे कहता है कि वो उस पर पूरा भरोसा रख सकता है, खासकर पट्टियां बांधने और जड़ी बूटियां संभालने जैसे उबाऊ कामों के लिए। लेकिन तभी हैंसन की घबराहट बढ़ जाती है जब वो सोचता है कि रे किसी मरीज के करीब जाएगा। उसे डर है कि इससे बाकी लोग भड़क सकते हैं। उसकी घबराहट को भांपते हुए रेमंड अपनी वही मासूम सी शक्ल बनाता है और हैंसन को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। वो कहता है कि बाकी लोग तो तब तक अपने कमरों में ही रहते हैं जब तक कोई नया मरीज न आ जाए, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर भी हैंसन की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी, और तभी रेमंड अपना सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलता है और एक उदास बच्चे की तरह मुंह बनाकर झाड़ू वापस करने की बात करता है। हैंसन भला इतने अच्छे ऑफर को कैसे मना कर सकता था? वो तुरंत ना कह देता है। ये बात समझ भी आती है, क्योंकि आर्म्स हाउस की सफाई का काम सबसे बड़ा सिरदर्द है, और इससे बचना किसी का भी दिन बना सकता है। रेमंड सचमुच मदद करना चाहता था, लेकिन वो अपने लेवल अप करने के प्लान को गुप्त रखता है। हैंसन को सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर बाद रे को एक मरीज की पट्टी करने का मौका मिल जाता है, और उसे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। हर बार जब वो किसी मरीज की मदद करता है तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। उसकी ये छोटी छोटी कोशिशें रंग ला रही थीं, और अब देखते ही देखते 3 दिन बीत चुके हैं। रेमंड आखिरकार लेवल 4 पर पहुंच जाता है और अपनी सर्जरी स्किल्स को और बेहतर करने के लिए अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अट्यूनमेंट में लगाने का फैसला करता है। वो दिन ब दिन मरीजों की मदद करता रहता है और उस रास्ते के सपने देखता है जो उसे जल्द ही दुनिया का सबसे महान हीलर बना देगा। वहां से उसकी गरीबी से अमीरी तक की कहानी शुरू होगी, जिसमें 5 मंजिला संगमरमर का घर होगा, ढेर सारे लजीज स्टेक की दावतें होंगी, और पीने के लिए सबसे बेहतरीन वाइन के घूंट होंगे बिस्तर पर जाने से ठीक पहले। इस साम्राज्य के सबसे महान इंसान का बेटा होने के बावजूद उसने एक मामूली नौकर से भी ज्यादा दुख झेले थे। शाही ठाट बाट वाली जगह पर रहने के बाद भी वो बेबसी और लाचारी में कैद था। वो अपने आसपास के हर इंसान से जलन की भावना के साथ जिया करता था। तभी अचानक कोई उसे टोकते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो जा सकता है, जिससे डॉक्टर रे एक पल के लिए चौंक जाता है। लेकिन वो तुरंत मरीज को भरोसा दिलाता है कि लेप लगा दिया गया है और वो जल्द ही ठीक महसूस करेंगे। ये बुजुर्ग महिला रेमंड को बेहद हैंडसम और दयालु मानती है, खासकर उन दूसरे हीलर्स के मुकाबले जिन्हें उसने अस्पतालों में देखा था। रेमंड मुस्कुराता है और कहता है कि दर्द से तड़पते शरीर को किसी बेरहम हीलर की वजह से दुखी दिल की जरूरत नहीं होती। ये बात उसे उस समय की याद दिलाती है जब उसकी अपनी माँ पीठ दर्द से परेशान रहती थी, जिससे वो बचपन से ही इस तरह के दर्द से वाकिफ था। वो बुजुर्ग महिला फिर बताती है कि भले ही लैंस बहुत काबिल हो, लेकिन उसका खराब बर्ताव उसे कभी पसंद नहीं आया। लेकिन आज शैडो प्रिंस की वजह से वो एक सुकून भरे दिल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ जा रही है। इसके बाद रेमंड की नीली स्क्रीन पर फ्रेंडली हीलर का टाइटल अनलॉक हो जाता है, जो उसे मरीज के प्रति दया दिखाने के लिए मिला था।
जिससे उसे 5 स्किल पॉइंट्स और रेपुटेशन बूस्ट मिलता है। वो जानता है कि इन स्किल पॉइंट्स का सीधा संबंध उसके काम से है, इसलिए उस बुजुर्ग महिला को विदा करने के बाद वो वापस अपने कामों में जुट जाता है। कोई और रास्ता न होने के कारण वो फिर से सफाई करने में लग जाता है और वहां की भयानक बदबू को दूर करने के लिए सचमुच अच्छी तरह से रगड़कर सफाई करने की जरूरत थी। उसे याद आता है कि लेपेंटीना में कभी भी साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि हैंसन भी इस काम को ठीक से नहीं कर पाया था। रेमंड अपना सिर पीट लेता है क्योंकि वो जानता है कि एक गंदी और दूषित जगह मरीजों की सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। आखिर साफ सफाई ही तो मेडिकल साइंस की बुनियाद है। इसलिए एक कामयाब डॉक्टर बनकर मिलने वाली दौलत के सपने देखते हुए वो खुद को मोटिवेट करता है और ऐसे रगड़ने लगता है जैसे उसकी जान इसी पर टिकी हो। वो उस जगह को बिल्कुल नया जैसा बना देता है और खुद से वादा करता है कि अमीर बनते ही वो सबसे पहले अपने लिए एक पर्सनल क्लीनर रखेगा। हालांकि अब उसके जोड़ों में दर्द होने लगा है, जिससे वो सोचने लगता है कि क्या अपनी स्ट्रेंथ स्टैट बढ़ाने से कोई मदद मिलेगी। तभी अचानक उसके सामने कई नीली विंडोज पॉपअप होती है, जिससे स्क्वीकी क्लीन का टाइटल अनलॉक हो जाता है, जिससे उसे 20 और स्किल पॉइंट्स के साथ कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं और वो लेवल 5 पर पहुंच जाता है। अब उसके पास कुल मिलाकर 40 स्किल पॉइंट्स हो चुके हैं, जिससे रेमंड आखिरकार नए स्किल्स खरीद सकता है और ज्यादा बेहतर तरीके से सफाई करने की एबिलिटीज भी पा सकता है। जनरल स्किल्स से लेकर क्लास स्किल्स तक रे को अपनी पहली खरीद पर एक स्पेशल बोनस मिलता है और वो 40 पॉइंट्स में एक यूनिक ग्रेड स्किल भी ले सकता है। उसके पास चुनने के लिए 3 ऑप्शंस हैं: मसल्स ऑफ स्टील, सर्जन की महारत और समझदार आंखें, जो सभी बेहद रेयर हैं और आसानी से नहीं मिलती। यह फैसला काफी मुश्किल होने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला ले पाता, हैंसन भागता हुआ अंदर आता है, जिसके साथ एक गंभीर मरीज है जो खून की उल्टियां यानी हेमेटेमसिस कर रहा है। बस एक नजर देखते ही डॉक्टर रे समझ जाता है कि इसके लिए एक ग्रेड ए हीलर की जरूरत है। माना कि हीलिंग से खून का थक्का जमने में मदद मिल सकती है, लेकिन इस हालत में उसका काम करना नामुमकिन है। बेलैंड इन्फर्मरी में सिर्फ एक ही ग्रेड ए हीलर है, डायरेक्टर बक्स, और वो इस समय किसी रईस का इलाज करने बाहर गए हुए हैं। मरीज मौत की कगार पर खड़ा है और अब उसे सिर्फ सर्जरी ही बचा सकती है। रेमंड अपने ज्ञान के भंडार को टटोलता है और उसे एक ऐसा तरीका मिल जाता है जिससे ये ठीक हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये सिर्फ हाई लेवल डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। घबराया हुआ हैंसन ये बात सब जगह फैला देता है और तभी लैंस मरीज को देखने वहां पहुंच जाता है। वो ठंडे दिल से कह देता है कि ये आदमी लगभग मर चुका है और अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। रेमंड गुस्से में अंदर आता है और उसकी इस सोच को चुनौती देते हुए पूछता है कि वो बिना कोशिश किए हार कैसे मान सकते हैं। वो लैंस से कुछ करने की गुजारिश करता है क्योंकि वो एक ग्रेड बी हीलर है और शायद अभी भी कोई उम्मीद बची हो। लेकिन लैंस अब रे से पूरी तरह चिढ़ चुका है और सोचता है कि जो इंसान पिछले 5 सालों से एक नाकामयाब रहा है, उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से। लैंस उससे कहता है कि अगर वो खुद को इतना ही होशियार समझता है तो खुद ही उस मरीज की जान बचा ले। रेमंड जानता है कि ये एक हारा हुआ दाव है, लेकिन इस मोड़ पर मरीज वैसे भी मरने ही वाला है और अगर वो उसकी वजह से मरा तो सारा इल्जाम उसी पर आएगा और उसे पक्का बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी एक नीली विंडो पॉप अप होती है और पैशन ऑफ द हीलर अनलॉक हो जाता है, जिसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, पर यह रेमंड को अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अपनी असली काबिलियत से कहीं आगे जाकर मरीज का इलाज करने की इजाजत देता है। उसे डबल लेवल अप के साथ 30 स्किल पॉइंट्स भी मिलते हैं और एक नया मेडिकल साइंस क्वेस्ट शुरू हो जाता है। और डॉक्टर रे जानता है कि अगर उसने इसमें कोई गड़बड़ की तो नाकामी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन जब मरीज गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगता है, तो रेमंड को एहसास होता है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो ये आदमी दम तोड़ देगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं भी लगी हो तो प्लीज कर ही दो भाई के लिए, क्योंकि मेरी नींद तो अब रिफंड होने से रही। इतनी रातों तक एडिट किया है कि डार्क सर्कल्स ने अब आधार कार्ड बनवा लिया है। चलिए चलता हूँ, अगली कहानी एडिट करनी है। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइम पर सो लिया कीजिए।